नमस्कार, आप देख रहे हैं विन दस्तक और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम आमने सामने में। इस समय हम नागौद विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है यहां के विधायक और पूर्व मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री श्री नागेंद्र सिंह जुदेव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल ये है कि आपने यहाँ और यहाँ की जनता के लिए काफ़ी कार्य किए हैं। विकास पुरुष भी आपको यहाँ के लिए कहा जाता है। बतौर विधायक ये आपका 5वां कार्यकाल है, फिर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान क्यों? देखिए, चुनाव न लड़ने का कारण मेरा ये मानना है कि युवकों को अवसर देना चाहिए। जी। और अब मेरी उम्र भी 81 वर्ष की हो गई है। अब 81 वर्ष 50-55 साल तक राजनीति में सक्रियता से काम करने के बाद जी। भी ये भी मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम राजनीति में चिपके हुए हैं। जी। राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम था और 50 साल तक सेवा करने का अवसर जनता ने मुझे दे दिया है और मैं समझता हूँ वो पर्याप्त है। और इसलिए मैंने निश्चय किया है कि अब किसी एक युवा नेता को सामने आना चाहिए और उसकी मदद में हम जब तक हम कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसको भी अवसर मिलना चाहिए। मैं एक लाइन को रोके हुए था, वो लाइन अब बंद होनी चाहिए। सर, आपने और आपकी कई पीढ़ियों ने यहाँ की जनता और उनके विकास के लिए कई कार्य किए हैं और जनता आपको उतना सम्मान भी देती है। तो क्या आपको लगता है कि आपके जाने के बाद जो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि बनेगा आपकी जगह, वो आपके जितना कार्य कर पाएगा? देखिए, मुझे मालूम नहीं है कि लोगों को कितना मालूम है जी। लेकिन परिहार वंश जी। ने एक समय में इतना बड़ा साम्राज्य बनाया था जी। जिसकी सीमाएं बंगाल से लेकर के काबुल तक थी और धीरे धीरे समय के साथ में पराजित हुए और हम कई राज्यों में बढ़ गए हैं। उनमें से नागौद एक प्रमुख स्थान है परिहार राजवंश का। और हमारे परिहार भाई हमारे इस जिला में कम से कम 25-30 हज़ार की संख्या में हर गांव में फैले हुए हैं। वो हमारे ही मूल घर से निकले हुए हैं, इसलिए हमारे भाई हैं। उनकी आर्थिक स्थिति, बाकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो सकती है, लेकिन है हमारे वो मूल भाई। इसलिए ये केवल श्रेय मैं अपने परिवार भर का ले लूँ, इनमें इन सब का योगदान है। और उसके साथ साथ मुझे पूर्ण विश्वास है केवल यही भर युद्ध में नहीं लड़ते थे, इन्हीं भर का योगदान नहीं है, लेकिन जो आम जनता थी जिनमें ये कौशल था युद्ध करने का, उनकी उम्र थी, उनमें ताकत थी, उन्होंने भी सहयोग किया होगा। इसलिए एक वो अलग व्यवस्था थी। आज वो व्यवस्था बदल गई है। आज प्रजातंत्र यहाँ पर आ गया है और पिछले 70 सालों में प्रजातंत्र एक मजबूती प्राप्त कर चुका है। यहाँ पर हमको यह स्वीकार करना चाहिए कि अब प्रजातांत्रिक तरीके से ही यहाँ पर शासक तैयार होंगे और उसका हमको पालन करना चाहिए। अब ये राजाशाही और ये परिवारवाद या कि जो हमारा कुटुंबवाद है या इसका युग किताब में रहने दीजिए, लेकिन जो आज का जो 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 युग है उसके अनुसार हमको ढलना पड़ेगा। हम ढल भी गए हैं और जनता, हम आज विधानसभा में जाते हैं तो हम अपने जन्म के कारण नहीं जाते हैं, हम जाते हैं जनता की अनुमति लेके जाते हैं। और जिस प्रकार से बाकी सब लोग जाते हैं उनसे सब हम मुकाबला होता है और उस मुकाबला में जीत करके जाते हैं, इसलिए उसको इस रूप में लेना चाहिए। सर, आपने नागौद की जनता का जिक्र किया। बतौर मंत्री आपने यहाँ पर कई क्षेत्रों में काम किया, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो वन का क्षेत्र हो। नागौद के पास कोई फेमस या कोई बड़ा पर्यटन स्थल नहीं है, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे इसको छोटे से सीमा में नहीं बांधना चाहिए। जब पर्यटन का हम नाम लेते हैं तो लोगों की आम धारणा है कि विदेशी जो पर्यटक आते हैं वही वो पर्यटक हैं। हमारे यहाँ पर जो स्थानीय रहते हैं वो भी भ्रमण करने जाते हैं और पर्यटन की व्यवस्था आज से नहीं सदियों से हमारे देश में रही है। हमारे यहाँ के जब लोग बुजुर्ग हो जाया करते थे तो चारों धाम का दर्शन करने जाया नहीं करते थे, वो भी एक तरह का पर्यटन है, रिलीजियस टूरिज्म जिसको बोलते हैं। वो तब से ये परंपरा पड़ी हुई है। आज सहूलियत हो गई है। प्रयास हमने ये किया था, हमारे बगल में खजुराहो एक बहुत बड़ा स्थान था जो कि विश्वविख्यात था। अब उसके तुलना में हमारे पास हमारे नागौद क्षेत्र में कुछ नहीं था। फिर भी चंबुकनाथ एक स्थान है, चंबुकनाथ को हम लोग उस तरह से विकसित नहीं कर पाए जिस प्रकार से विकसित करना चाहिए था। वहाँ की कलाकृति, वहाँ की जो मूर्ति कोई देखता है तो अचंभित रह जाता है, इतना सुंदर कलाकृति इतने वर्ष पूर्व में ये कैसे बन गया है। वो बात ज़रूर है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आते हैं। लेकिन पर्यटन के बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी तो हमने केवल आर्किटेक्चरल जो हमारे पास साधन थे उन्हीं भर को हमने विकसित किया है।
लोग अब तो लोग गाँव में रहना चाहते हैं। अब लोग तो कृषि किसानों के बीच में रहना चाहते हैं। वो यह देखना चाहते हैं कि भारत के गांव किस प्रकार से बसे हैं, भारत के में गाँव में किस प्रकार से किसान रहते हैं, उनकी सामाजिक व्यवस्था आपस में क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। अब धीरे धीरे वो विकसित हो रहा है। और यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश में कम से कम 500-600 ऐसे परिवार इंगित किए गए हैं, और जो कि अब उनके यहाँ पर पर्यटक आते हैं। हमने भी चालू किया है, अपने यहाँ पर एडवर्टाइज करना चालू किया। मेरे जो बड़े पुत्र हैं उनका व्यवसाय ही पर्यटन है। उन्होंने एक रिजॉर्ट खोल रखा है मंडला के पास, श्यामेंद्र सिंह जी, और वो पायनियर हैं। कम से कम 30-40 साल हो गए उनको वहाँ पर करते हुए, और वो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में है। अब धीरे धीरे यहाँ पर बाकी टूरिज्म भी डेवलप होंगे। एंड हम लोग यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए भी मनोरंजन के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि मनोरंजन भी जीवन का एक आवश्यक अंग है। समय समय में लोगों के जीवन में मनोरंजन भी होना चाहिए। धीरे धीरे उसको विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक सवाल और, आपने किसानों का जिक्र किया। कृषि क्षेत्र में आपका जो योगदान है वो किसी से छिपा नहीं है। लंबे समय से आप यहाँ पे विधायक भी हैं और किसान आपको बड़ा मानते हैं, सम्मान देते हैं। फिर भी कई जगह, या हम सतना के आसपास देखें, किसानों की एक समस्या रहती है महंगे बिजली बिल और ट्रांसफार्मर्स को लेकर। इस चीज़ को लेकर नागेंद्र सिंह जी अपनी जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, लोग अभी इसको गहराई में इस समस्या की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है जी। 2003 में जब हम पहली बार एक बड़े रूप में जीत करके आए थे जी, उस समय हमारे यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का बिजली का उत्पादन था जी, वो केवल 3,500 या 4,000 मेगावाट था जी। हम चाहते थे कि हम प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में, प्रत्येक किसान को उसके खेत में हम बिजली पहुंचा दें, लेकिन बिजली भी तो होना चाहिए था। तो पहले निश्चय किया गया कि पहले हम इतना बिजली का उत्पादन तो करें ताकि हम उसको वहाँ पर दे सकें, और वो कार्य हमने प्रारंभ किया। लेकिन बिजली फिर उत्पादित हो जाए, आज हमारे पास कम से कम 25-30 हज़ार मेगावाट बिजली का उत्पादन हमारे प्रदेश में हो रहा है, और अब तो पूरा देश का नेशनल ग्रिड में बन गया। तो बिजली की उत्पादन की कमी नहीं है, लेकिन बिजली वहाँ तक पहुँचना भी तो चाहिए। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वह भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी जी। तो आज है स्थिति ये है कि प्रत्येक गांव में, मैं कह सकता हूं कि मैंने कभी लोगों से कहा है कि प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में यदि किसी घर में बिजली नहीं है, कृपया मुझे बताएं। सरकार की योजना है, उस योजना के तहत उस घर में बिजली लाएगी। अब रह जाता है, बिजली पहुंच रही है वहाँ। अब समस्या ये है बिजली का बिल। देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि हवाई बातें करते हैं और जिम्मेदारी वाली बात नहीं। आज आप वहाँ चले जाइए, जहाँ पर उन देशों में जहाँ पर पेट्रोल निकल रहा है, वहाँ पर टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास इतना ज़्यादा पैसा उसी से आ जाता है कि जनता को वो अपने उस खजाने से पैसा दे रहे हैं जाकर। हमारे यहाँ वो हालत नहीं है। हमको तो हम सेवाएं लेना चाहते हैं सरकार से, हमको कुछ देना पड़ेगा। कम ज़्यादा हो सकता है, और कई बार हमने कोशिश किया है कि हम उस सीमा तक रहें ताकि किसान उसको बहुत ज़्यादा उसको बोझ ना मिले। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, कभी कभी हमारी जनता भी, ये भोली भाली कहिए आप, ये लापरवाह कहिए आप, कि मेरे पास आए कि साहब मेरा बिल 25,000-30,000 रुपया हो गया है। अरे मैंने कहा तुम तो बहुत गरीब आदमी हो, इतना ज़्यादा कैसे हो गया है? कब से कर नहीं दिया? कब से पुराना है कि जब से बिजली लगी तब से हमने दिया ही नहीं। माने 10 साल 15 साल से तुम बिजली नहीं दोगे तो उसके कारण तो ये इतना बढ़ेगा। फिर भी एडजस्टमेंट हो सकता है, एडजस्टमेंट करने के प्रावधान है। ये कोई मेरे अधिकार की बात थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने उसको व्यवस्था बनाया, बाकी जो सरकार है उसने उसको चालू किया। बहुत सारी ऐसी व्यवस्था हैं जो कांग्रेस पार्टी ने चालू किया, उसको हमने उचित माना, उसको भी हमने कंटिन्यू रखा, जनता की सुविधा के लिए ये किया है। लेकिन बिजली यदि जिम्मेदारी से हम चाहें कि हम उनको पहुंचा दें तो जनता को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। आज के दिन जब हमारी ये हैसियत हो जाएगी कि हम मुफ्त दे सकते हैं तो फिर देंगे, लेकिन आज तो नहीं दे सकते। सर, मैं अभी आम जनता से बात कर रहा था। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आपने हमेशा बढ़ावा दिया है और यहाँ की जनता भी उसे पसंद करती है। लेकिन कई लोगों से मेरी बात हो रही थी, हर किसी का कहना है कि राजा साहब जो है अब संत बनने चले हैं। क्या अध्यात्म की तरफ हम ये मान लें कि नागेंद्र सिंह जूदेव जी आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, यह कोई अध्यात्म में कोई जाता नहीं है। ये प्रवृत्ति अपने आप जागृत होती है, और हर परिवार के संस्कार हैं। हमारे यहाँ के जो क्षेत्र के जो लोग हैं, ये सब धार्मिक दृष्टि से संस्कारित हैं। इनके ऐसा कोई भी घर नहीं होगा
ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहेगा कि मुझे परमात्मा में विश्वास नहीं है। यदि आपको परमात्मा में विश्वास है, प्रत्येक व्यक्ति का परमात्मा में विश्वास है, तो उस उम्र के साथ में एक न एक दिन हमको तो उस ओर जाना ही है, और मैं उसमें विश्वास करता हूँ। हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन, वैराग्य और संन्यास, इस पद्धति को यदि हम पालन करेंगे तो जो हम सुख शांति चाहते हैं हम उस सुख शांति के पास जाएंगे। और यदि हम बहुत सारे कभी कभी देखता हूँ कि गृहस्थ के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वो कष्ट में भी रहते हैं। हमको अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा, इच्छाओं के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करके हम सुखी रह सकते हैं। और ये कंटिन्यूटी है, शरीर छोड़ना है दूसरे शरीर में जाना है, तो हमारा सिद्धांत है, धार्मिक सिद्धांत है, उसको भी ध्यान में रख के काम करना चाहिएगा। और अभी जब मैं किसी लायक नहीं रह जाऊंगा, मेरा हाथ नहीं चलेगा, पैर नहीं चलेगा, आँख में नहीं दिखेगा, सुनाई नहीं देगा, तब मैं जाऊं भगवान को याद करने के लिए, ये भी कोई उचित नहीं है। इसलिए मेरा ये सोचना है कि अभी जब तक भगवान ये शक्तियाँ दिए हुए हैं, इसका उपयोग भगवान को क्यों ना अर्पित करूँ, ये भी एक धारणा है। सर आखिरी 2 सवाल। चुनाव में अब 6 से 8 महीने का समय बचा है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर इस बार के मध्य प्रदेश चुनावों पर भी पड़ेगा। इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है जी, और मैंने कभी कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर पार्टी नहीं माना है जी, उसके भी सिद्धांत हैं और उसने भी कुछ डिलीवर किया है। हमारा मतभेद भी बहुत सारे मुद्दों में है जी, और वो मतभेद सबको उजागर, सबको मालूम है। उदाहरण के लिए मैं छोटा सा दे सकता हूँ। जैसे हमने जब से हमारी स्थापना हुई है तब से हम कह रहे हैं कि धारा 370 जो कश्मीर में लगा हुआ है ये नहीं लगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया कि नहीं प्रयास किया वो सबको मालूम है। हमको जब मौका मिला, इसके लिए हमको 2/3 बहुमत चाहिए था लोकसभा में। जिस दिन जनता ने हमको 2/3 बहुमत दिया, हमने उस वादा जो जनता को किया था, हमने अपने जनता को पूरा किया, वो वादा को हमने पूरा किया। इसलिए हमारा कोई अपराध नहीं, सबको मालूम था हम ये करेंगे। और मैं आज भी कहता हूँ कि कोई गलत नहीं हुआ, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न रहेगा। और अभी भी हमारा वो सपना पूरा नहीं हुआ है। हम इसके पक्ष में थे, हम इसके पक्ष में कभी नहीं थे कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन होना चाहिए। हम कभी नहीं थे और हम अभी भी कहते हैं कि हमको अखंड भारत चाहिए। हम जो भारत पहले था वो भारत का स्वरूप जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो उसकी सीमाएं थी, वो होनी चाहिए। और आज भी मेरा ये मानना है कि जिस दिन पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश एक हो जाएंगे तो हमसे बड़ी शक्ति विश्व में कोई नहीं रह जाएगी। हमारी विभाजन करके हमको कमज़ोर किया गया है, हमको मजबूत नहीं किया गया। हम तो मजबूत होना चाहते हैं, और मजबूती के लिए ये हमारे ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है। हम कभी भी मुसलमानों के विरोधी नहीं थे। यहाँ पर हमने हमेशा यह मानना है कि 90% भारत का मुसलमान मूलतः हिंदू है, मूलतः हिंदू है। वो अब भूल गया है 300-400 वर्षों में कि सब उनके पूर्वज हिंदू थे। अभी भी कुछ लोग जानते हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे परिहार भाई ऐसे हैं जो कि आज मुसलमान बन गए हैं और जो कहते हैं कि हमारे पूर्वज मुसलमान थे, हमारे पूर्वज हिंदू थे और हमको परिस्थितियाँ वश, और क्या परिस्थितियाँ आपको जानते हो। और इसलिए जिस दिन इनको यह आभास हो जाएगा कि ये मूलतः हिंदू हैं, स्थिति बदल जाएगी। लेकिन हम फिर भी हम हर धर्म का इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। हम मुस्लिम धर्म के कभी विरोधी हो ही नहीं सकते हैं। हमको अपना धर्म को पालन करने दिया जाए। आपको यदि करना है करते रहिए। भारत का जब प्रश्न आएगा तो आपको एक होकर बोलना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा, भारत में दोहरी नीति नहीं चलेगी। बिल्कुल, भारत में दोहरी नीति नहीं चलेगी, ये बिल्कुल कहना है नागिन सिंह जुदेव जी का। सर आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश की राजनीति में आपको भीष्म पितामह का दर्जा प्राप्त है। आपने जब चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया तो यहाँ की जनता काफी मायूस नजर आई। ये हमने अपने खास प्रोग्रामों में दिखाया भी है पहले। आखिरी सवाल, क्या हम एक बार फिर दाऊ साहब को चुनाव लड़ते हुए देखेंगे? देखिए, मेरी व्यक्तिगत इच्छा तो नहीं है चुनाव लड़ने के लिए जी, मुझे अब लड़ना भी नहीं चाहिए जी। यहाँ पर। और मैंने निश्चय कर रखा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ, नहीं लड़ना चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ बताइए कि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी परिस्थितियाँ हैं। कभी अगर मुझसे ये अपेक्षा की जाए कि युद्ध हो रहा है और आपको तलवार और बंदूक लेकर युद्ध में जाना है तो मैं जाऊँगा नहीं क्या? ये मैं कहूँगा, क्या मैं ये कहूँगा मैं बुढ़ा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर? ये तो कहना उचित नहीं होगा। लेकिन मेरा तो निवेदन ये है कि मेरी भावनाओं का सम्मान मेरे साथियों को करना चाहिए। मुझे अब थोड़ा अवसर उनको पूजा पाठ के लिए देना चाहिए ताकि मेरा भी कुछ तो कल्याण हो जाए। यहाँ पर है जितना मुझसे जनता की सेवा करते बना है मैं कर चुका हूँ। तो देखा आपने, ये थे नागौद विधानसभा क्षेत्र के विधायक नागिन सिंह जुदेव जी और मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कद्दावर मंत्री भी रहे हैं। इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि चाहे ये अपने पद पर रहें या ना रहें,
चाहे ये चुनाव लड़ें या ना लड़ें, ये हमेशा जनता की सेवा करते रहेंगे। इस बात पे एक बात याद आ गई है, मंजिलें मिलती हैं उन्हीं परिंदों को जिनके पर बोलते हैं, और खामोश रहते हैं वो लोग जिनके हुनर बोलते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, आपने हमसे बात की, और इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल विंदस्ता को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार। धन्यवाद।